हे गाइस, दिस इज पीटर एंड वेलकम बैक टू नो योर यूनिवर्स। मेरे ख्याल से ये हमारा पहला नो योर यूनिवर्स का एपिसोड होने वाला है जिसके अंदर मैं फेस कैम कर रहा हूँ। लेकिन अब जैसा कि हम अपनी सारी वीडियोस में फेस कैम करना शुरू कर चुके हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो मैंने सोचा कि इसमें भी शुरुआत कर दी जाए। तो आप टाइटल देख के तो समझ ही गए होंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज्यादा हॉट फेवरेट टॉपिक है इस वक्त जो लोगों के बीच चल रहा है, यानी कि मून नाइट का टॉपिक। और आप सब जानते हैं कि नो योर यूनिवर्स की हमारी सीरीज के अंदर हम किसी भी कैरेक्टर या किसी भी चीज के ऊपर जब बात करते हैं तो बहुत ही ज्यादा डिटेल्स में जाके करते हैं। तो इसलिए आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है नो योर यूनिवर्स के अंदर, वो दरअसल मून नाइट का होने वाला है। सो गाइस, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो और आपको नहीं पता कि हमारी ये कौन सी सीरीज है और हम इस चैनल पे क्या करते हैं, तो मैं आपको बताता चलूं कि हम अपने चैनल के ऊपर मार्वल, डीसी कॉमिक्स का सारा ज्ञान फैलते हैं, कॉमिक्स शेयर करते हैं, मूवीज का रिव्यू करते हैं, ट्रेलर ब्रेकडाउन वगैरह करते हैं। मतलब सारा का सारा फुल ऑन पैकेज आपको इस चैनल पे मिल सकता है। इसी के साथ हमारी जो नो योर यूनिवर्स की सीरीज है ये बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर मैं मार्वल कॉमिक्स की मिस्ट्रीज, कैरेक्टर्स और बड़ी बड़ी एंटिटीज को बहुत ज्यादा डिटेल में ब्रेक डाउन करता हूँ, जहाँ पे उनका कॉमिक बुक ओरिजिन, उनकी स्टोरी आर्क्स और दूसरी चीजों को शेयर करता हूँ। सो गाइस, आई होप कि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं किसी भी कैरेक्टर या आर्टिफैक्ट की बात करता हूं तो मैं सबसे पहले उसके फर्स्ट अपीयरेंस की बात करता हूं, क्योंकि अक्सर कॉमिक्स में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और सरप्राइजिंगली मून नाइट का जो फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था उसकी खुद की अपनी सीरीज के अंदर नहीं हुआ था। तो मून नाइट का जो फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था वो दरअसल वेयरवुल्फ बाय नाइट के कॉमिक नंबर 32 के अंदर हुआ था, जो कि अगस्त ऑफ 1975 के अंदर रिलीज किया गया था। और मजे की बात यह कि मून नाइट को जब इंट्रोड्यूस करवाया गया था तो वो कोई सुपर हीरो नहीं था, बल्कि वो एक तरह का एंटी हीरो था जिसको एक तरह के मिशन के ऊपर भेजा गया था कि उसको वेयरवुल्फ का काम तमाम करना है। और उस स्टोरी लाइन के अंदर एक डिपार्टमेंट हुआ करता था जिसने इसको हायर करा था वेयरवुल्फ का काम तमाम करने के लिए। लेकिन इस कॉमिक के आगे जाके उसको पता चलता है जब उसका वेयरवुल्फ से मुकाबला होता है कि यहाँ पे असल विलन जो है वो वही डिपार्टमेंट है जो कि दरअसल वेयरवुल्फ को पकड़ के और उसकी बहन को पकड़ के उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करना चाहते हैं और उनको एक तरह से वेपन की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो तभी मून नाइट का ज़मीर जागना शुरू हो गया और उसने इस बात का फैसला करा कि वो वेयरवुल्फ का साथ देगा और उसने उल्टा जाके उस पूरे के पूरे डिपार्टमेंट को बंद कर दिया था। तो इसी के बाद से मून नाइट का जो अपीयरेंस था वो काफी ज्यादा इंपैक्टफुल था मार्वल कॉमिक्स के अंदर, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जिसको जिस तरीके से पोर्ट्रे किया गया था कॉमिक्स के अंदर इनिशियली, तो उसको बहुत ज्यादा लोग बैटमैन से रिजेम्बलेंस दे रहे थे। अब वो क्यों दे रहे थे वो हम आगे चल के इसके ऊपर बात करेंगे। तो इसी के बाद अगर हम बात करें तो इसका जो फुल ऑन कॉमिक बुक हमें ओरिजिन मिलता है वो उसकी अपनी खुद की मून नाइट की सीरीज के अंदर मिलता है, जिसके अंदर हमने जाना था कि दरअसल मून नाइट कौन है, वो कहाँ से आया है, उसकी पावर्स कहाँ से आई हैं और वो क्या क्या कर सकता है। तो अगर हम सबसे पहले मून नाइट के बचपन की तरफ चलें तो हमें ये पता है कि वो दरअसल एक तरह का ज्यूइश आदमी है जो कि ज्यूइश फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन उसका बचपन कुछ ऐसा खास नहीं गुजरा और उसके बचपन के अंदर कुछ ऐसे इंसिडेंट, कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स हुए हैं जिसका ट्रॉमा उसके अंदर कहीं ना कहीं मौजूद था। लेकिन और हमारा हीरो मून नाइट, जिसका असली नाम मार्क स्पेक्टर है, वो जो है बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से स्किल्ड फाइटर बन गया, जिसको बॉक्सिंग वगैरह का हद से ज्यादा शौक था। और एक दिन वो जो यूएस मिलिट्री के अंदर अपॉइंट कर लिया गया। लेकिन जब इराक की एक वॉर के अंदर मार्क स्पेक्टर को उसके सीनियर्स ने लोगों को इतनी बुरी तरीके से मारते हुए देखा कि वो समझ गए थे कि इसके अंदर कुछ ना कुछ तो कारण जरूर है। तो उसी वक्त उसको मिलिट्री से वहां पे खारिज कर दिया गया कि बोला भाई आप यहाँ से जाइए, आपका काम यहाँ पे नहीं है, आप जाके कुछ और करिए। तो उसी के बाद मार्क ने क्या करा, सीआईए को ज्वाइन कर लिया। सीआईए को ज्वाइन करने के बाद तो अंधाधुंध उसने कत्लेआम शुरू कर दिया। लेकिन मार्क जो है वो कभी भी मार्क सीआईए के अंदर भी ज्यादा टाइम तक नहीं रहा और उसने उसको भी छोड़ दिया। लेकिन क्योंकि उसके पास इन सारी के सारी वॉर और इन सारी के सारी जंगों की वजह से अच्छा खासा एक्सपीरियंस मौजूद था, तो वो एक जो है बहुत ही ज्यादा मशहूर मर्सिनरी बन गया। अब मर्सिनरी का मतलब आसान लफ्जों में भाड़े का टट्टू, मतलब पैसे लेके इसको निपटा दिया, पैसे लेके उसको निपटा दिया। तो मार्क स्पेक्टर भैया ऐसे काम पे लग चुके थे। तो हुआ कुछ इस तरीके से कि वो लोग एक मिशन के ऊपर बेसिकली अफ्रीका के अंदर गए, जहाँ पे उनका पार्टनर उनके साथ बुशमैन मौजूद था और वहाँ पे कोई बहुत बड़ा राजा वाजा की बेटी को ठिकाने लगाने का काम उनको मिला था। लेकिन इन दी एंड सारी की सारी चीजें उलट पुलट हो जाती हैं और एंड में होता कुछ इस तरीके से कि जो उसका खुद का पार्टनर बुशमैन होता है वही उसको धोखा दे देता है और मार्क स्पेक्टर को मरने के लिए वहीं इजिप्ट के डेजर्ट के अंदर छोड़ देता है। और वहाँ पे मार्क स्पेक्टर की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है, वो अपने मौत के बहुत ही ज्यादा करीब होता है और उसको लग रहा था कि अब जब मेरी आंख खुलेगी तो शायद जन्नत में खुलेगी। वैसे जो काम उसने किए थे उसके लिए उसको जन्नत तो मिलनी नहीं चाहिए थी, लेकिन हम देखते हैं कि बेसिकली मार्क स्पेक्टर की आंख जब खुलती है तो उसके सामने एक मिस्टीरियस बीइंग मौजूद होती है जो कि अपने आप को कॉन्शू करके बता रखी होती है। और कॉन्शू दरअसल एक इजिप्शियन गॉड ऑफ द नाइट कहा जाता है, गॉड ऑफ द मून कहा जाता है। और यहाँ से कॉन्शू देता है मार्क स्पेक्टर को एक ऑफर। तो यहाँ पे आप ऑफर के नाम से समझ ही गए होंगे कि अब आगे क्या होने वाला है। तो मार्क स्पेक्टर को ऑफर ये दी जाती है कि उसकी कॉन्शू हमेशा के लिए जान बचाता रहेगा, उसकी जान को बचा लेगा, उसके सारे घावों को भर देगा और जो वो चाहता है वो सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए मार्क स्पेक्टर को जो है उसका अवतार ऑफ नाइट बनना पड़ेगा, यानी कि मून नाइट बनना पड़ेगा। अब देखो भाई, अगर मरते हुए आदमी के सामने तुम ये बोलोगे ना कि गरम गरम पानी पी लो या ठंडी बिरयानी खा लो, तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह मार्क स्पेक्टर को भी अब क्योंकि अपनी जान बचानी थी तो उस वक्त उसने उसकी हाँ में हाँ भर दी और बोला हाँ भैया जी, हम आज से आपके गुलाम बन गए हैं, आप जो बोलेंगे हम वही करेंगे, आप जिसको बोलेंगे उसको मारेंगे, जिसको बोलोगे उसको नहीं मारेंगे। मतलब समझ रहे हो ना।
तो उसी के बाद हमने देखा कि बेसिकली मार्क स्पेक्टर की जान बच जाती है और उसके अंदर कुछ अजीबोगरीब पावर्स आ जाती हैं, यानी कि वो बहुत ज्यादा सुपर नेचुरल तरीके से होती हैं। अब यहाँ पे ये नहीं है कि उसके पास सुपर स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा आ गई, उसने हल्क से जाके मुकाबला कर लिया, नहीं, बल्कि बस उसकी थोड़ी बहुत बॉडी के रिफ्लेक्सेस जो कि पहले से बहुत तेज थे उनके अंदर इन्हेंसमेंट्स हो गई, तो आम आदमी से थोड़ा सा ज्यादा ड्यूरेबल बन गया, थोड़ा सा ज्यादा तेज बन गया और इन सारी की सारी चीजों को मिला के वो एक अच्छा खासा सुपर हीरो विजिलेंटी बन गया। तो इसी के बाद मार्क स्पेक्टर जो है वो वापसी फैसला करता है कि वो अब न्यूयॉर्क सिटी के अंदर आएगा और वहां पे आने के बाद बेसिकली वो जो है अपने इस पूरे के पूरे मून नाइट वाले मॉनिकर को तैयार करता है। अब जैसा कि आप सब सोच ही रहे होंगे कि आखिरकार मून नाइट को जो है बैटमैन से कंपेयर क्यों किया जाता है, तो उसकी वजह यह है कि बेसिकली मून नाइट अपने सारे के सारे गैजेट्स को खुद बनाता है, वो अपनी जबरदस्त तरह के आर्मर्स को बनाता है, उसके बाद उसी तरह के एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, उसके पास व्हीकल्स मौजूद हैं जिनका वो इस्तेमाल करता है और अगर देखा जाए तो उसके पास काफी ज्यादा पैसा भी है। तो आप पूछेंगे कि आखिरकार यहाँ पे मून नाइट के पास इतना पैसा आया कहां से, तो उसकी आसान एक्सप्लेनेशन हमें मार्वल कॉमिक्स में कुछ इस तरीके से दी गई है कि इतने सालों से जो वो मर्सनरी बन के लोगों के कत्लेआम कर रहा था उसके पास अच्छा खासा पैसा जमा हो गया था और उसने गैम्बलिंग में क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट था तो उसके जरिए उसने पैसा बहुत ही ज्यादा बना लिया। तो उसी पैसे का इस्तेमाल करके बेसिकली मून नाइट अपने गैजेट्स को बनाता है, अपनी चीजों को बनाता है और एक बैटमैन जैसा फिगर बन जाता है मार्वल कॉमिक्स के अंदर। लेकिन 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 मैं यहाँ पे इस बात से बिल्कुल भी अग्री नहीं करता हूँ कि जब लोग मून नाइट को सीधा बैटमैन से कंपैरिजन में ले आते हैं। हाँ, मानता हूँ कि कुछ चीजें सिमिलर हैं, मतलब मून नाइट, डार्क नाइट वो भी केप इस्तेमाल करता है, ये भी केप पहनता है, उसके पास बैटरैंग होते हैं, इसके पास क्रिसेंट टाइप के बैटरैंग होते हैं, मतलब चीजें मिलती तो हैं लेकिन स्टोरी वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। तो इसके बाद हमारे पास हमारा अगला पॉइंट होता है जो कि मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, यानी कि हमारा सुपर हीरो मार्क स्पेक्टर जो है वो एक बीमारी का शिकार है। अब इस बीमारी को आसान लफ्जों में आप ये समझ सकते हैं कि एक शरीर के अंदर 2 से 3 लोगों का रहना, मतलब इंसान एक ही है लेकिन उसके अंदर की पर्सनैलिटीज चेंज हो रही हैं और जैसे जैसे पर्सनैलिटीज चेंज होती हैं तो उसके हिसाब से उसकी फिजिकल बॉडी के ऊपर भी असर पड़ता है। ये इस चीज को आपने बहुत अच्छे तरीके से स्प्लिट मूवी के अंदर देखा होगा जिसके अंदर जेम्स मैकॉय मौजूद थे जिन्होंने एक्स-मैन में चार्ल्स ज़ेवियर का रोल प्ले किया है। उस मूवी के अंदर दिखाया जाता है कि किस तरीके से एक आदमी के अंदर 23 पर्सनैलिटीज रिजाइड करती हैं और वो हमेशा एक दूसरे से कोलाइड करती रहती हैं। तो मार्क स्पेक्टर के केस में भी उसके अंदर जो है इसकी अलग अलग पर्सनैलिटीज मौजूद हैं, जिसमें से सबसे पहले तो उसकी मार्क स्पेक्टर की जो कि ओरिजिनल पर्सनैलिटी है, इसी के बाद जो दूसरी उसकी पर्सनैलिटी है वो स्टीवन ग्रैंट की है। अब स्टीवन ग्रैंट की पर्सनैलिटी जो है वो दरअसल उसने इसीलिए बनाई थी ताकि जो पैसा उसके पास आ रहा है वो उसको दुनिया में शो कर सके कि वो इसके जरिए आ रहा है, यानी कि स्टीवन ग्रैंट जो एक तरह का प्ले बॉय, बिलियनियर और फाइनेंशियल टाइप का आदमी है जो कि बहुत ज्यादा हमेशा सूट बूट में रहता है और इसीलिए वो जो है बेसिकली अपने इसी पैसे को इस तरह से वाइट करता है लोगों को दिखाते हुए। इसके बाद हमारे पास जो तीसरी पर्सनैलिटी आती है मून नाइट की वो है दरअसल जेक लैकली की, जो कि दरअसल एक तरह का टैक्सी ड्राइवर है। तो आप बोलेंगे कि एक आदमी जो कि बिलियनियर बना हुआ है, जो कि एक विजिलेंटी है, उसको टैक्सी ड्राइवर वाली पर्सनैलिटी की जरूरत ही क्या है? तो दरअसल उसकी जरूरत कुछ इस तरीके से है क्योंकि मून नाइट ने बोला कि वो हमेशा अगर बिल्डिंगों पे से छलांग मारता रहेगा और अपने पैसों को बड़ी बड़ी बिल्डिंग में बैठ के उड़ाता रहेगा तो उसको ये नहीं पता चल पाएगा कि नॉर्मल स्ट्रीट्स के ऊपर लोगों के ऊपर क्या गुजर रही है, उनके ऊपर किस तरह का क्राइम्स हो रही हैं। तो उन क्राइम्स को पता लगाने के लिए बेसिकली उसने ये अपना पर्सोना बनाया था क्योंकि वो एक टैक्सी ड्राइवर है तो उसके टैक्सी में आके बहुत ज्यादा लोग बैठकर वो बहुत सी बातें करते हैं और उन बातों के जरिए वो अपने अलग अलग सुरागों को ढूंढता है, अपने अलग अलग इन्फॉर्मेंट से बात करके इन्फॉर्मेशन को निकलवाता है। तो देखा जाए तो मून नाइट एक ही बॉडी के अंदर एक अलग अलग पैकेज बन के एक जबरदस्त किस्म का हीरो बनता है। लेकिन इसी के बाद हमारी पर्सनैलिटीज यहाँ पे खत्म नहीं होती हैं और रिसेंट टाइम्स के अंदर यहाँ पे एक और पर्सनैलिटी को इंट्रोड्यूस करवाया गया था जो कि मिस्टर नाइट की थी। अब मिस्टर नाइट जो है बिल्कुल मून नाइट की तरह ही है लेकिन वो व्हाइट कलर का सूट पहनता है, वो व्हाइट कलर का मास्क पहनता है और व्हाइट कलर के ग्लव्स पहनता है और इस लुक को हमने मून नाइट के ट्रेलर के अंदर भी अभी कुछ टाइम पहले देखा ही था जो कि एक छोटी सी झलक थी। तो मिस्टर नाइट का बेसिकली काम कुछ इस तरीके से होता है कि वो एक तरह का कंसल्टेंट होता है, यानी कि जब पुलिस वाले किसी बड़े केस के अंदर फंस जाते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा होता कि ये खून किसने करा है, तो वो बुलाते हैं मिस्टर नाइट को। और मिस्टर नाइट एक तरह के डिटेक्टिव है जो कि बैटमैन जैसे स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए, अबे मैं फिर बैटमैन का कंपैरिजन कर रहा हूँ उससे, ये तो गलत बात हो गई है ना। खैर, मिस्टर नाइट को इसीलिए बुलाया जाता है ताकि वहां पर जो भी क्राइम सीन हुआ है उसकी छानबीन अच्छे तरीके से की जाए और पता लगाया जा सके कि वहां पे क्या चल रहा है। अब जिस तरह के मार्क स्पेक्टर की यहाँ पे 4 पर्सनैलिटीज हैं तो इनको बेसिकली बताया जाता है कि ये इस वजह से है क्योंकि कॉन्शू ने उसके साथ डील करी है और बताया इस तरह से जाता है क्योंकि मार्क स्पेक्टर ने अपने आप को कॉन्शू के हवाले सौंप दिया है तो इस वजह से कॉन्शू उसके दिमाग के ऊपर हावी हो चुका है और वही ये सारी की सारी पर्सनैलिटीज उसके दिमाग में बना रहा है। लेकिन इसके ऊपर कॉमिक्स में काफी बार बहस हो चुकी है क्योंकि ये पर्सनैलिटीज मार्क स्पेक्टर की मून नाइट बनने से पहले भी मौजूद हुआ करती थी और उसके बाद ये कुछ ज्यादा एम्पलीफाई हो गई थी। लेकिन इसको बताया कुछ इस तरीके से जाता है जैसा कि यहाँ पे मार्क स्पेक्टर की टोटल 4 पर्सनैलिटीज हैं तो इसी तरह यहाँ पे कॉन्शू जो है उसके भी 4 अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं जो कि उसको डिफाइन करते हैं, जिसमें से पहला है ट्रैवलर, दूसरा है पाथफाइंडर, तीसरा है एम्ब्रेसर और चौथा है द डिफेंडर ऑफ दोज हु ट्रैवल एट नाइट। यानी कि कॉन्शू बेसिकली जो है पूरी की पूरी इजिप्शियन मिथोलॉजी के अंदर एक ऐसा गॉड माना जाता है जो कि उन लोगों को डिफेंड करता है, जो उन लोगों के ऊपर नजर रखता है जो कि रात के टाइम चांद की रोशनी में ट्रैवल करते हैं।
अब हमने यहाँ से तो पूरे के पूरे ओरिजिन के ऊपर इसकी नजर डाल ली है, इसकी अलग अलग पर्सनैलिटीज के ऊपर, तो आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि मून नाइट का कैरेक्टर कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है जिसको बिल्कुल डीसी से इन्होंने छाप के मार्वल के अंदर ले आए हो, बल्कि इसके पीछे की स्टोरी, इसके पीछे का काम करने का तरीका, इसका कैरेक्टर, इसकी पर्सनैलिटी वो बिल्कुल बैटमैन से बहुत ही ज्यादा अलग है। तो आप समझ ही गए होंगे कि क्यों उसको बैटमैन से कंपैरिजन करना एक गलत आइडिया है। जो इसके बाद हम बात करने से इसकी थोड़ी सी पावर और एबिलिटीज के ऊपर, तो अगर हम इसकी एबिलिटीज की बात करें तो बेसिकली जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इसके पास कुछ सुपर ह्यूमन पावर्स तो मौजूद नहीं है, यानी कि आंखों से लेजर, बड़े बड़े मुक्के और ऊंची ऊंची छलांग ये नहीं मार सकता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा स्किल्ड फाइटर है। मार्शल आर्ट और हैंड टू हैंड कॉम्बैट के अंदर वो बहुत ज्यादा मास्टर है और मार्वल कॉमिक्स के अंदर वो तकरीबन हर एक बड़े बड़े आदमी से मुकाबला कर चुका है और वो बहुत ज्यादा स्किल्ड फाइटर माना जाता है। अगर हम बात करें तो मून नाइट के काम करने का तरीका जो है वो बहुत ज्यादा वायलेंट टाइप का है, जो उसके हथियार हैं वही उसके असली इक्विपमेंट्स हैं। मतलब उसके पास कुछ बूमरैंग्स मौजूद होते हैं जो कि बिल्कुल चांद की शेप में होते हैं, मतलब जो भी चीज़ चांद वाली है वो समझ लिया मून नाइट को उसको बहुत ज़्यादा भाव देती है और वो उसको अपने टॉयज के नाम से बुलाता है। इसके पास ननचक्स मौजूद है, इसके पास ग्रेवलिंग हुक मौजूद है, इसके पास जबरदस्त किस्म का अपना सूट ऑफ आर्मर मौजूद है जो कि कार्बोनेडियम से बना हुआ है और कार्बोनेडियम तकरीबन जो है एडामेंटियम जितना ही मजबूत होता है लेकिन उससे थोड़ा सा ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। तो इसीलिए उस आर्मर को पहनने के बाद मून नाइट के पास जो है कुछ अच्छी और ज़बरदस्त किस्म की ड्यूरेबिलिटी आ जाती है, क्योंकि उसके पास अपनी तो कोई ज़बरदस्त किस्म की ड्यूरेबिलिटी और एजिलिटी मौजूद नहीं है, लेकिन इस आर्मर को पहनने के बाद जो कि इसने थिंकरर से बनवाया था तो उसकी पावर में काफी ज्यादा इजाफा हुआ था और वो बहुत ज्यादा तेजी से आगे पीछे फिरना शुरू हो गया था। इसके बाद मून नाइट के पास सुपर स्ट्रेंथ को भी बताया जाता है कि काफी हद तक मौजूद है और मार्वल की ऑफिशियल हैंडबुक के अंदर ये बताया गया है कि मून नाइट अपनी चांद की फुल रोशनी के अंदर बेसिकली 2 टन तक का वजन अपने कंधों पे उठा सकता है। अब मार्वल कॉमिक्स के अंदर इस कॉन्सेप्ट को पहले इंट्रोड्यूस करवाया गया था कि बेसिकली मून नाइट की पावर जो है वो चांद के हिसाब से चलती है, मतलब जब फुल मून होता है तो मून नाइट की पावर पीक के ऊपर होती है और वो कुछ भी कर सकता है, और जब उसका चांद का ढलाव होता है तो वहां पे उसकी पावर्स का भी ढलाव हो जाता है और इसलिए वो इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं होता है। लेकिन ओवर द ईयर्स इस चीज़ को रेडकॉन कर दिया गया था और ये कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया गया था और मून नाइट की पावर्स को एक तरह से लीनियर कर दिया गया था। लेकिन हमने बार बार देखा कि किस तरीके से मून नाइट जो है उसकी पावर्स कभी भी एक जैसी नहीं रहती और वो हमेशा वेरिएबल रहती हैं, और हमने काफी बार उसको मरने के बाद जिंदा होते हुए भी देखा है, ऑल थैंक्स टू गॉड केंशु, क्योंकि वो कभी भी मार्क स्पेक्टर को मारना नहीं चाहता और हमेशा वो जो है उसको अपना बेसिकली अवतार बना के रखना चाहता है, इसलिए मार्क स्पेक्टर कभी मर भी जाए तो वो दोबारा जिंदा हो सकता है। इसी के अलावा यहाँ पे अगर हम इसकी एबिलिटीज की बात करूँ तो यहाँ पे एक एबिलिटी है जो कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और क्रेजी किस्म की है कि वो ये है कि दरअसल मून नाइट जो है वो थॉर के हैमर म्योनियर को कंट्रोल कर सकता है। अब ये बात अलग है कि वो उसके वर्दी नहीं है, वो उसको उठा नहीं सकता है, लेकिन कॉमिक्स में अभी कुछ टाइम पहले एक स्टोरी आर्क के अंदर ये इस बात को इंट्रोड्यूस करवाया गया था कि जो ऊरो मेटल है वो दरअसल एक तरह की मून रॉक से बना हुआ है, यानी किसी प्लेनेट का वो मून हुआ करता था और वो मून जब उस प्लेनेट के ऊपर आके गिरा तो वो ऊरो मेटल बन गया। तो इसका मतलब ये है कि जो कोई भी चीज़ चांद से रिलेटेड है उसको मून नाइट कॉन्शु की मदद से कंट्रोल कर सकता है। तो क्योंकि ऊरो जो है एक मून रॉक से बना हुआ है तो इसीलिए मून नाइट जो है थॉर के हैमर को हवा के अंदर कंट्रोल कर सकता है, वो उसको लिफ्ट नहीं कर सकता लेकिन कंट्रोल कर सकता है। तो ये भी काफ़ी प्लस पॉइंट है जो कि हो सकता है कि हमें एमसीयू में कभी दिखाया जा सके। तो इसी के बाद अगर हम इसकी वीकनेसेस की बात करें तो इसकी कोई खास बड़ी वीकनेस तो है नहीं जिस तरह दूसरे हीरोज़ की होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो इसकी सबसे बड़ी वीकनेस है उसका खुद का दिमाग है। इसकी जो मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ हैं वही इसके दिमाग के अंदर हमेशा क्लैश करती रहती हैं और कभी कोई पर्सनैलिटी टेक ओवर कर लेती है तो कभी कोई और कर लेती है। और बताया कॉमिक्स में कुछ इस तरीके से भी जाता है कि दरअसल पर्सनैलिटीज़ को कॉन्शु ने ही इसके दिमाग के अंदर डाला है ताकि मून नाइट कभी भी अपने फुल पोटेंशियल को पहुंच ना सके और वो हमेशा उसका गुलाम बन के ही रहे और हमेशा कॉन्शु ही इन कंट्रोल रहे। ओवर द ईयर्स इस चीज़ को भी काफ़ी बार रेडकॉन करने की कोशिश की गई है, लेकिन ये चीज़ें कुछ इस तरह से चलती हैं कि मून नाइट कभी भी जो है अपने पर काबू नहीं रख पाता है और यही इसके कैरेक्टर को बहुत अलग तरीके से डिफाइन करती है कि मून नाइट का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट किस्म का है। मतलब जिस तरीके से पनिशर किसी को मारने से पीछे नहीं हटता है, उनको फोड़ने से पीछे नहीं हटता है, तो मून नाइट भी कुछ इसी तरीके का है। और मून नाइट और पनिशर की जोड़ी जो है वो कॉमिक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा मशहूर भी है और मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि अब जैसा कि मून नाइट को तो इंट्रोड्यूस करवा ही दिया गया है और नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल को भी एमसीयू के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, तो अब कुछ ही देर की बात है कि पनिशर को भी जो कि नेटफ्लिक्स पे हम देखते आ रहे हैं उसको एमसीयू का हिस्सा बना दिया जाएगा और इनका क्रॉसओवर एक ना एक दिन जरूर होगा। सो गाइस विद दैट बीइंग सेड आई होप कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। तो अब जैसा कि मून नाइट को जो एमसीयू के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया गया डिज्नी प्लस सीरीज के साथ, आपने ट्रेलर तो देख ही लिया होगा, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए आपको कुछ ऐसी चीजें जानने को मिली होंगी जो कि आपको मून नाइट सीरीज को समझने में बहुत ही ज्यादा हेल्प आउट करने वाली है। सो गाइस विद दैट बीइंग सेड इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। तो आप लोग मुझे बताइए कि आपको मेरी आज की ये वीडियो कैसी लगी है और आज का मेरी वीडियो बनाने का स्टाइल भी आपको कुछ अलग लगा होगा, तो कमेंट डाउन करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आप इस तरह का कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं हमारे चैनल के ऊपर जहां पे मार्वल कॉमिक्स, डीसी कॉमिक्स और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और सारी की सारी मूवीज का ब्रेकडाउन, इस तरह के कैरेक्टर के ओरिजिन्स वगैरह शेयर करते रहते हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है इस तरह की ऑसम वीडियोस बनाने के लिए। साथ ही साथ मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा जहां पे मैं कुछ इस तरीके के पोस्ट शेयर करता हूं जिसके जरिए आप लोग अपडेटेड रह पाते हैं। सो गाइस दिस इज पीट टाइगर, मिलते हैं अपने किसी और वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।